जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 6 लेक्चर में हम आ गए। और जैसे कल मैंने आपको कहा था कि थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स शुरू हो रहे हैं। समझने में इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये, लेकिन इम्प्लीमेंट करते वक्त जाहिर सी बात है थोड़ा सा वो हो जाता है। खैर अगर समझ में आ जाए तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है। समझ में आने के उससे पहले के मराहिल को तय करना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इनहेरिटेंस मेनली आज हम पढ़ेंगे और देखेंगे क्या होता है। इनहेरिटेंस, सुपर इनहेरिटेंस में कैसे यूज़ होता है, सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है, और टू स्ट्रिंग की एग्जांपल को हम यूज़ करेंगे मेथड ओवरराइडिंग को अच्छी तरह से समझने के लिए। तो ये हमारे आज के टॉपिक हैं। लेट्स मूव ऑन। अच्छा ये पता नहीं कि मैंने इसमें एनिमेशन लगाई हुई है कि ये गायब हो जाएगा। खैर हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट समझना शुरू किया था तो हमने ये वाली पिक्चर इस्तेमाल की थी। हमने ये वाली पिक्चर इस्तेमाल क्यों की थी, क्योंकि हमने देखा था इसमें कि डिज़ाइन जो है बड़ा सिंपल हो जाता है अगर आप उसको उसकी क्लासिफिकेशन कर लें, उसमें ग्रुपिंग कर लें। सिंपल कैसे हो जाता है? एक तो समझने में सिंपल हो जाता है, दूसरा रीयूज़ बड़ा आसान हो जाता है। यानी कि अगर हमारे पास ऐसे एनिमल्स हैं जो कि फ़र्ज़ किया बैकबोन वाले हैं, ठीक है, वर्टिब्रेट्स, जिनके में रीढ़ की हड्डी होती है, तो रीढ़ की हड्डी को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे जानवरों का डिज़ाइन आसान हो जाता है। ठीक है ना। अगर रीढ़ की हड्डी नहीं है तो वो एक ख़ास क्लासिफिकेशन, एक ख़ास टाइप के हो गए। तो उसको यानी कि उसमें हम दूसरी चीज़ों को चेंज करने से, अब मिसाल के तौर पर रीढ़ की हड्डी वालों के अंदर हम आ जाएं, जिनके ऊपर पर हैं, जिनके चोंच हैं, जिनके पंजे हैं, फर्ज किया ऐसी क्लास जो है बर्ड्स, ठीक है। अगर हमारे पास ये चीज़ें गिवन हो तो फिर उसके साथ साथ अगला अगला स्टेप जो है कंक्रीट एनिमल बनाना, ऑस्ट्रिच बनाना, पीकॉक बनाना, ईगल बनाना, वटेवर, और जितने भी परिंदे हैं वो बनाना रिलेटिवली आसान हो जाता है। तो क्लासिफिकेशन जो है वो इस चीज़ का नाम है कि कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हम ग्रुपिंग करके, छोटा छोटा टुकड़ों में बांट के, हम उसको उसकी इंटरेक्शंस को डिफाइन करके आसान कर लेते हैं अपने समझने के लिए और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये एग्जांपल हमने पहले भी देखी थी। और इस एग्जांपल में देखें, एक यानी कि जो हमने वो बात पहले कही थी, वो उस बात के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी कि जो नीचे वाली, या यूँ कह लें कि मोर स्पेसिफाइड चीज़ें हैं एनिमल्स के अंदर, जैसे हम बेयर और टाइगर और वेल की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रिच, पीकॉक और ईगल की बात कर रहे हैं, एंड कॉकरोच और लेडी बर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक वर्टिकल लाइन में, ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइन बन रही है, अ, ये वाली जैसे लाइन बन रही है, या ये वाली जैसे लाइन बन रही है, ठीक है, ये वाली लाइन बन रही है, इस एक वर्टिकल लाइन के अंदर जो चीज़ें हैं वो मिलती, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मिलती जुलती हैं, ठीक है। और वो कहाँ से आ रही हैं? वो उस ऊपर वाले ग्रुपिंग से आ रही हैं, ठीक है ना। वो इस ग्रुप से आ रही है, वो इस ग्रुप से आ रही है। अगर हम फर्ज किया इन सारों की बात करें, ठीक है, तो वो इस ग्रुप से आ रही है। अगर हम इन सारों की बात करें तो वो इस वर्टिब्रेट्स ग्रुप से आ रही है, ठीक है। अगर हम मिसाल के तौर पर इनकी बात करें तो वो ये वार्म ब्लडेड होने की वजह से आ रही है, ठीक है। तो ये वो फीचर्स हैं जो ऊपर वालों यहाँ पर कहीं पर मौजूद हैं, ठीक है, और वो यहाँ पर यानी कि यहाँ पर मौजूद हैं और वो यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो हम आसानी, हम कहते हैं ना कि हमारे जहन में कि ये चीज़ इस तरह करके आसान हो जाती है, ग्रुपिंग से, इस तरह की क्लासिफिकेशन से चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो आसानी इसी वजह से होती है ना कि हम एक जगह उनको डिफ़ाइन करते हैं, तो उससे नीचे हमें पता होता है कि फिर ये चीज़ें इसका मतलब क्या है, उसकी शक्ल क्या होगी, उसके टेक्सचर क्या होगा, वट जो जिस तरह की चीज़ है। हम तो अभी एनिमल की बात कर रहे हैं तो इस वजह से उसकी शक्ल, उसके फिजिकल ट्रेट्स की बात कर रहे हैं। अगर ये कोई लॉजिकल चीज़ होगी तो हम उसके लॉजिकल एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। लेकिन
जो इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने की कि जो कंक्रीट या जो नीचे वाली, यानी कि नीचे इस डायरेक्शन में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो नीचे वाली चीज़ें होती हैं वो फीचर्स, आइटम्स, बिहेवियर्स, फंक्शंस वो ऊपर वालों से लेते हैं, ठीक है, एज इज़ लेते हैं, बाज़ औक़ात विद मॉडिफिकेशन लेते हैं, और बाज़ औक़ात बिल्कुल उसके अपोजिट भी होता है, अगरचे यानी कि अपोजिट उस सेंस में हो सकता है कि उनमें बाकी चीज़ें सेम हो, एक चीज़ डिफरेंट हो। मिसाल के तौर पर बर्ड्स नॉर्मली उड़ते हैं, ऑस्ट्रिच तो नहीं उड़ता, ठीक है ना, एंड सो ऑन, ये आपको एग्जांपल पता ही है, तो बहरहाल डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन वो ऊपर के किसी ग्रुप से ले रहे होते हैं। अच्छा, हैविंग सेड दैट, इससे हमें पता क्या चल रहा है, हमें पता ये चल रहा है कि भाई जो एग्जिस्टिंग हमारे पास कुछ क्लासेस हों, ठीक है, उससे हम अगर नई क्लासेस बनाना चाहें, अ, तो यानी कि नई क्लास कैसे बनेगी कि हम उन फीचर्स को यूज़ करें और कुछ नए फीचर्स ऐड कर दें, ठीक है, तो इससे क्या होगा, चीज़ आसान हो जाएगी ना एक्सटेंड करना, यानी कि अगर ऐसा ही हमें फ़र्ज़ किया एक आर्टिफिशियल चीज़ें बनानी हो, यूँ कह लें कि प्लास्टिक के ये एक किंगडम सा बनाना है जिसके अंदर सारे जानवर हैं, तो इवन इन दैट केस अगर हम ग्रुपिंग कर लें कि जी हमारे पास ये ग्रीन कलर का बहुत सारा डो, प्ले डो से अगर फ़र्ज़ किया सारी चीज़ें बनानी है, तो हमारे पास ग्रीन कलर का प्ले डो हो तो हम आराम से ये 6 आइटम बना सकते हैं, ठीक है, हमारे पास ब्राउन कलर का हो तो ये 3 आइटम हम बना सकते, 4 आइटम हम बना सकते हैं आराम से, बल्कि इनको भी शामिल कर लें तो इतने सारे आइटम बना सकते हैं, ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि जी कुछ फीचर्स आपके पास एग्जिस्टिंग क्लास, यानी कि आपके पास एक सर्टन येलो ग्रीन कलर का प्लेडो मौजूद हो, तो उससे नई चीज़ें बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी शेप करनी पड़ेगी डिफरेंट डिफरेंट, आसानी हो जाती है इससे, ठीक है, होता क्या है इससे, a type of object having similarities with another object can enable reuse of data and behavior। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, जिसको हम जिसके लिए हम स्ट्राइव करते हैं, वो डेटा और बिहेवियर का रीयूज़ है। जैसे जैसे रीयूज़ होगा इसका मतलब क्या है कि हमें बहुत सारा काम किया हुआ हम उसको रीयूज़ करके अपना वक्त और क्या कहते हैं वो बचा लेंगे, लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन जो भी है वो बचा लेंगे, प्लस जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हाइड होती जाएगी। जैसे हमने कहा था ना कि हम एक ऑब्जेक्ट जो हमारा बन जाता है उसमें एक चीज़ हाइड हो जाती है, तो फिर हम उसके ऊपर उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हम डिज़ाइन कर सकते हैं। अ, जब हम यही सिमिलर डेटा और बिहेवियर को जब हम ग्रुप करते हैं, तो उससे हम बेसिकली नई नई कॉन्क्रीट टाइप्स जो है, जैसे मैंने भी कहा कि जी ग्रीन प्लेडो अगर हमारे पास मौजूद हो, इसको हमने ग्रीन ग्रुप कर लिया ना कि ग्रीन प्लेडो में, तो उससे हम नई कॉन्क्रीट टाइप्स, यानी कि अगर हम उसे फ्रॉग बनाना चाहें, टोड बनाना चाहें, क्रोकोडाइल बनाना चाहें, तो काइंड ऑफ बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट, ये जो ऊप और जावा, जावा भी और नॉन जावा में भी प्रोग्रामिंग में हम इस चीज़ को ना, ये जो फिनोमिना है जो भी हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स से समझने की कोशिश की, इसको हम कहते हैं इन आवर डिज़ाइन हैविंग सुपर क्लास एंड फ्रॉम दैट डिराइविंग सब क्लास, यानी कि यहाँ पर ये जो जो जितने भी ऊपर टाइप्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, वार्म ब्लड वो हैं, एनिमल्स हैं, कोल्ड ब्लडेड हैं, मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सारे सुपर टाइप्स हैं, ठीक है, ये वाला सुपर टाइप है वार्म ब्लड और कोल्ड ब्लड का, ठीक है, कोल्ड ब्लड सुपर टाइप है इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स और एम्फिबियंस का, और वार्म ब्लड सुपर टाइप है मैमल्स और बर्ड्स का, ठीक है, इसी तरह मैमल्स जो है वो सुपर टाइप है इन तीनों का, बर्ड जो है वो सुपर टाइप है इन तीनों का, एंड सो ऑन, ठीक है, सुपर टाइप है, सुपर क्लास है, ये हम इंटरचेंजेबली बोलते हैं, सुपर टाइप भी बोल सकते हैं, सुपर क्लास भी बोल सकते हैं, पेरेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, और अपोजिट जो है वो सब क्लास है और सब टाइप है, ठीक है, इसको मैथ्स के सब सेट से कंफ्यूज नहीं करना। मैथ्स के सब सेट में क्या होता है कि सुपर सेट में ज़्यादा चीज़ें होती हैं, सब सेट में कम चीज़ें होती हैं, इसमें उल्टा है, इसमें जो जो ऊपर वाली चीज़ है उसमें कम चीज़ें लेकिन कॉमन है, और नीचे वाली चीज़ों में वो वाली चीज़ें सारी हैं
प्लस समथिंग मोर। ठीक है, सिर्फ ये वाली लॉजिक जो मैथ से अगर देखा जाए तो उलट है, लेकिन ये ज़्यादा लॉजिकल वैसे है कि ये उस तरह भी है इनहेरिटेंस जो इंसानों का इनहेरिटेंस होता है नॉर्मली, यानी कि नॉर्मल केसेस में हम यही कहते हैं ना कि अगर आपके पास जायदाद हो और तो अगले इनहेरिटेंस में अगले नस्ल के बाद उससे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हैविंग समथिंग एंड देन एडिंग न्यू न्यू स्टफ। जायदाद सिर्फ पैसे की नहीं हो सकती, इंटेलेक्ट और इस सारी चीज़ों की, तो इंसानियत की अगर हम कहें कि जितने भी इंटेलेक्ट वगैरह थी इस ज़माने में, साइंस का चीज़ों के बारे में पता, तो वक्त के साथ साथ वो बढ़ रहा है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग इनहेरिटेंस जो है वो, नॉलेज का इनहेरिटेंस जो है वो आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो वही चीज़ बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी है। प्रोग्रामिंग की तरफ अगर हम आए तो ये वाली एग्जांपल जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, हर किताब, हर प्रोग्रामिंग, हर जावा, सी शार्प, जो मर्ज़ी किताब उठा के देख लें, हर जगह आपको ये एग्जांपल मिलती है। ठीक है, और इसकी वजह जो है वो ये है कि लॉजिकली ये बड़ी सिंपल सी प्रोग्रामिंग की कॉन्सेप्ट भी है और आसानी से समझ में आने वाली चीज़ भी है। क्या है जी, कि जो शेप होती है, अगर हमने शेप ड्रॉ करना है स्क्रीन के ऊपर मिसाल के तौर पर, ज्योमेट्रिक शेप्स जो होती हैं, ठीक है, अ, वो क्या होती हैं, यानी कि वो बहुत सारी शेप्स होती हैं उनकी, यानी कि उनकी टाइप हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो शेप हम उनको कह लें। ठीक है, कि वो स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ होती हैं। रेक्टेंगल है, सर्कल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, डायमंड है, हेक्सागन है, पेंटागन, व्हाटएवर, बहुत सारे जितनी मर्जी शेप्स आप सोचते रहें। ठीक है, ये सारी शेप्स बहरहाल शेप्स हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स कि जी क्या कहते हैं, इन सारों को हम एक जगह ग्रुप कर सकते हैं शेप के तौर पर। और अगर शेप की कोई खूबी है, मिसाल के तौर पर उसका कलर है, ठीक है, इफ़ इट इज़ सॉलिड कलर और इट इज़ एम्प्टी और इट इज़ शेडेड और व्हाटएवर, और इसका कोई एरिया है, ठीक है, तो इसका मतलब वो सारे शेप्स का, रेक्टेंगल का भी एरिया होता है, सर्कल का भी एरिया होता है, स्क्वायर का भी एरिया होता है, उनका कोई पेरीमीटर सरकमफ्रेंस फेरेंस होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। तो लिहाजा अगर हम शेप के अंदर इन चीज़ों को मर्ज कर दें, इन इंफॉर्मेशन को, तो इसका मतलब है कि जो उससे डिराइव्ड क्लासें होंगी, यानी कि जैसे सर्कल है, अ सर्कल इज़ अ शेप, रेक्टेंगल इज़ अ शेप, अ स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल एज वेल। ठीक है, तो यानी कि इससे भी आप यहाँ से भी देख रहे हैं कि मल्टीपल लेवल ऑफ इनहेरिटेंस भी होती है, जाहिर सी बात है, जैसे ऊपर भी एनिमल्स में भी होती है, इसी तरह यहाँ पर भी। तो हमारा क्या हो गया कि शेप जो है वो, उसके अंदर कुछ फीचर्स को हमने मर्ज किया और उसको हम उसको रीयूज नीचे कर लेंगे। तो अब जब हम रेक्टेंगल की क्लास इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, अगर वो इनहेरिट कर रही है शेप की खूबियाँ, तो इसका मतलब क्या है, रेक्टेंगल को शायद फिर ज़रूरत ना पड़े सर्टन फीचर को इम्प्लीमेंट करने की, क्योंकि वो तो शेप ने पहले इम्प्लीमेंट की हुई होंगी। रेक्टेंगल कैन जस्ट इनहेरिट इट। ठीक है, एंड सिमिलरली अदर्स एज वेल। ये हम जैसे ही बात करते हैं किसी क्लास या किसी की, तो हमने लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था कि हम यूएमएल इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो यह देखें हम यूएमएल डायग्राम हमारी उसी पिछले डायग्राम की, कि जी एक ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उससे सर्कल और इनहेरिट रेक्टेंगल जो है वो इनहेरिट कर रहे हैं, यानी कि वो उसके चाइल्ड है। ये वाली एरो जब हम अप साइड हम करके देखते हैं, और ये एरो क्या कहते हैं, ये एग्रीगेशन का जो होता है, ये शो करता है कि ये उसका कि चाइल्ड चाइल्ड क्लास है। तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर कितने सारे, यानी कि इज़ फील्ड, इसका कलर क्या है, ठीक है, क्रिएशन कब हुई इस ऑब्जेक्ट की, ये सारे जो हैं सर्कल के लिए भी हो सकते हैं, रेक्टेंगल के लिए भी हो सकते हैं। तो लिहाजा जब रेक्टेंगल और सर्कल इससे इनहेरिट करते हैं, ठीक है, ये वाली चीज़, यानी कि उसके चाइल्ड अपने आप को डिक्लेयर करते हैं कि भाई हम जो है ना ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट के चाइल्ड हैं, तो इनको ये डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि कलर, फील्ड, डेट क्रिएटेड, इफ़ इट इज़ फील्ड और नॉट, या इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही ना। लेकिन हम क्या कहेंगे कि अगर वो इससे इनहेरिट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इनके पास, रेक्टेंगल के पास ये वाली इंफॉर्मेशन भी सारी मौजूद है और ये वाली भी है। इसी तरह सर्कल के पास ये वाली इंफॉर्मेशन मौजूद है और ये वाली भी मौजूद है। लिहाजा सर्कल से अगर आप पूछोगे सर्कल के ऑब्जेक्ट से कि जी आर यू फील्ड, यानी कि इज़ फील्ड, तो वो कह देगा यस या नो, हालांकि यहाँ पर इम्प्लीमेंटेड नहीं है वो।
लेकिन वो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेड है, तो लिहाजा सर्कल आपको वो इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो इसको हम क्या, इस ये बेसिकली हमारे यानी कि इनहेरिटेंस का क्रक्स है। ठीक है। अ, जो कि इसको हम लिखते कैसे हैं कोड में, एक्सटेंड्स, अभी हम एग्जांपल देख लेंगे आगे थोड़ा सा मेरे ख्याल में। एक्सटेंड्स यानी कि हम लिखेंगे इसको रेक्टेंगल, लिखेंगे रेक्टेंगल के आगे एक्सटेंड्स का लफ्ज़ लिखेंगे, कीवर्ड लिखेंगे, और उसके आगे वो लिखेंगे, अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में। ठीक है। अच्छा, हमने जो एक्सेस मॉडिफायर्स पढ़े थे, हमने कहा था कि जो भी क्लास होती है उसका उसकी विजिबिलिटी हम डिफाइन करते हैं ना। तो हमने इस प्लस माइनस और हैश का साइन था, ये हमने डिस्कस भी किए थे। ठीक है। तो जो इनहेरिटेंस होती है प्रैक्टिकली प्रोटेक्टेड डेटा और बिहेवियर की होती है। अगर आपको भूल गया है तो मैं आपको याद दिला दूं कि प्राइवेट प्रोटेक्टेड, और तीसरा वो बेसिकली तीसरा चौथा जो है ना वो पैकेज या डिफ़ॉल्ट या पब्लिक, प्रैक्टिकली स्पीकिंग पब्लिक, कि जो कि सब, तो पब्लिक तो चीज़ तो सबको अवेलेबल है। ठीक है। वो तो सबको अवेलेबल है ही है। और प्राइवेट जो है वो कभी भी किसी को अवेलेबल नहीं होती। प्रोटेक्टेड जो होता है यानी कि पेरेंट क्लास के अंदर जो फील्ड प्रोटेक्ट, ये इसमें ज़्यादातर प्लस 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 लगे हुए हैं, तो ये तो खैर सबको ही अवेलेबल होगी, लेकिन अगर अब यहाँ हैश लगा दें यानी कि प्रोटेक्टेड लगा दें, तो इसका मतलब होगा कि ये सिर्फ इसके बच्चों को अवेलेबल होगी, यानी कि सर्कल को और रेक्टेंगल को। ठीक है। तो जब हम करते जाएंगे तो हम थोड़े एग्जांपल भी हम देखेंगे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन जहन में ये रखें कि इनहेरिटेंस जो है वो प्रोटेक्टेड डेटा और बिहेवियर की होती है। जावा के अंदर डायरेक्टली मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं सपोर्ट होती। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब है कि रेक्टेंगल को हम कहेंगे जी ये इज़ अ ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट, और रेक्टेंगल इज़ अ अनदर थिंग एज वेल। ठीक है। तो ये जावा में नहीं होती, यानी कि जावा में आपका जो पेरेंट है वो सिर्फ और सिर्फ ये, यानी कि पेरेंट के चाइल्ड तो जाहिर से तो बहुत हो सकते हैं, जैसे ये दो हैं अभी, यहाँ पर एक और दो, दो चाइल्ड हैं, लेकिन पेरेंट जो है वो हमेशा एक ही होता है। तो सर्कल का पेरेंट भी अगर ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, रेक्टेंगल का पेरेंट भी बस ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, तो दो नहीं होते। ठीक है। इसमें फीचर ऐड करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस से फीचर ऐड करने के लिए चीज़ें हम कर सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन डायरेक्ट पेरेंट कोई यानी कि एक ही होता है। ये समझ लें आपका अमीबा है जिस जो एक से दो बन जाता है, यानी कि उसके दो पेरेंट नहीं होते, या मल्टीपल भी पेरेंट नहीं होते। ठीक है। दिस याद होगा आप लोगों को। हम कोड के अंदर दिस लिखते हैं टू पॉइंट आउट सेल्फ, यानी कि अपने आप को। तो लिहाजा क्लास क्लास के अंदर हमेशा दिस जो है वो क्लास के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं ना। जब भी हम दिस लिखते हैं तो उसका मतलब होता है कि इस क्लास के जो डेटा फील्ड है हम उनको, या मेथड्स जो हैं हम उनको रेफर कर रहे हैं जो क्लास की है। ठीक है। इसी तरह अगर हम क्लास के ही स्कोप के अंदर सुपर लिखें, तो उसका मतलब होता है कि पेरेंट, यानी कि पेरेंट का जो दिस है वो करंट के सुपर, करंट के अंदर हम सुपर के तौर पर लिखते हैं, वर्ड सुपर, कीवर्ड यूज होता है सुपर। ठीक है। और ये सुपर जो होता है वो इमीडिएट पेरेंट के लिए होता है, यानी कि जैसे रेक्टेंगल है तो शेप। ठीक है ना। अगर इसका भी कोई पेरेंट है फर्ज किया, तो यहाँ का जो सुपर होगा वो बस वो यही होगा। ठीक है। और इसका जो सुपर होगा वो ये वाला होगा। ठीक है। तो सिंगल लेवल होता है, जो इमीडिएट पेरेंट होता है उसका होता है। ठीक है। सुपर से हम करते क्या हैं, सुपर से हम अपने सुपर का कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं, या सुपर का मेथड कॉल कर सकते हैं। ठीक है। अगर हमें कोई चीज़ ऐसी करनी हो कि क्लास के अंदर हमने कहना हो कि जी ये फ़लाँ चीज़ जो है इम्प्लीमेंटेड है मेरे पेरेंट के अंदर, तो उस पेरेंट वाली इम्प्लीमेंटेशन को यूज़ करें, तो मैं उसको सुपर के ज़रिए लिखूँगा। यानी कि जब मैं सुपर क्लास में लिखूँगा सुपर
डॉट ए मेथड फर्ज किया, तो इसका मतलब होगा कि ये वाला ए मेथड जो है वो सुपर में मौजूद है और सुपर से कॉल करना, मेरे पेरेंट से कॉल करना है। ठीक है। दिस की तरह अक्सर ये आपको नहीं चाहिए होता, यानी कि अगर आप ये लिखेंगे अ मेथड को कॉल करें और अ मेथड जो है आपके आपकी क्लास में नहीं डिफाइंड और पेरेंट में डिफाइंड है, तो वो पेरेंट से कॉल होगा। लेकिन वही बात है कि नंबर एक क्लैरिटी के लिए, और नंबर दो, अगर अगर अभी हम आगे पढ़ेंगे ओवरराइडिंग, अगर अगर वो वाला मेथड हमने भी डिफाइन किया हुआ है लेकिन हम चाहते हैं कि जी हमारा ना कॉल हो, पेरेंट का कॉल हो, ठीक है, तो फिर वो सुपर लिखना लाजमी है। तो बहरहाल सादा लफ्ज़ों में सुपर जो है वो दिस है, लेकिन दिस अपने करंट ऑब्जेक्ट के अंदर हम अपने डेटा को और अपने डेटा के मेथड्स को और कंस्ट्रक्टर को रेफर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सुपर जो है वो अपने पेरेंट के उसी तरह डेटा मेथड या कंस्ट्रक्टर को रेफर करने के लिए या पॉइंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। व्हेन अ चाइल्ड इज कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टर ऑफ इट्स पेरेंट इज आल्सो इन्वोक्ड। तो बेसिकली जैसे ही हम कोई चाइल्ड क्लास जो है उसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो होता क्या है कि चूंकि हमने कहा था ना कि मैं पिछले इसमें चला जाता हूँ, हमने कहा था कि भाई अब जो है ना ये रेक्टेंगल जो है, ये अकेला रेक्टेंगल नहीं है बल्कि ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट और रेक्टेंगल के दोनों के फीचर, जब हम इसको न्यू करेंगे, न्यू रेक्टेंगल करेंगे, तो उसके अंदर हमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी। हमने ये कहा था ना, इसका मतलब है कि जब हम इसको न्यू कर रहे हैं, इसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो इसको भी कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो वो कंस्ट्रक्ट कैसे होता है? वो सबसे पहली बात तो है कि वो ऐसे होता है कि जी सुपर की मदद से, कि जब आपका चाइल्ड कंस्ट्रक्ट हुआ है तो चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर में अगर आप इस तरह सुपर लिख के सुपर के कंस्ट्रक्टर कॉल कर लें, तो ये एम्प्टी कंस्ट्रक्टर कॉल किया गया है और यहाँ पर पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया गया है। लेकिन आप इस तरह करके कॉल कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये भी कॉल होगा, ये ऑप्शनल है। यानी कि कभी भी हम चाइल्ड को न्यू करेंगे तो चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और उसका जो फर्स्ट सबसे पहली लाइन है उसके कोड के अंदर, जितने भी पहली जो भी पहली लाइन है यहाँ पर, ठीक है, उससे एग्जीक्यूट होने से पहले उसके पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है। और अगर उसके पेरेंट का कोई पेरेंट मौजूद है तो उसका कॉल होगा, एंड सो ऑन। ठीक है। तो जो सबसे टॉप वाला कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा, उसके बाद उससे नीचे वाला, उसके बाद उससे नीचे वाला, उसके बाद उससे नीचे वाला, आखिर में आपकी बारी आएगी, यानी कि जो चाइल्ड है। तो लिहाजा अगर हम इसको नहीं भी लिखेंगे तो ये ऐसे होगा। ठीक है। लेकिन अगर हम लिख दें तो जाहिर सी बात है क्लैरिटी भी है, कोड में क्लैरिटी भी आती है। ठीक है। और अगर हम नहीं लिखेंगे तो हमेशा ये एम्प्टी वाला ही कॉल होगा। लिहाजा अगर हमने पैरामीटर वाला कॉल करना है तो फिर हमें लाजमी लिखना पड़ेगा। ठीक है। एक एग्जांपल देख लें। एक यहाँ पर एक क्लास है पर्सन। ठीक है। उसके अंदर उसका एक कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर में लिखा हुआ है वन पर्सन पर्सन टास्क, वन वन परफॉर्म्स पर्सन टास्क। ठीक है ना, ये वन नंबर वन लिखा हुआ है पहले इसके शुरू में। ठीक है। तो ये हमारा पर्सन है। अब ये जो पर्सन क्लास है, इससे इनहेरिट हो रहा है, ये देखें, एक्सटेंड्स क्लास एम्प्लॉई एक्सटेंड्स पर्सन। मतलब क्या है, पर्सन जो है वो पेरेंट है एम्प्लॉई का, कि एम्प्लॉई जो है इज अ पर्सन। ठीक है। तो उसके अंदर दो कंस्ट्रक्टर हैं, एक कंस्ट्रक्टर है एम्प्टी, एक कंस्ट्रक्टर है एम्प्टी। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है नंबर दो, और दूसरा कंस्ट्रक्टर है पैरामीटर वाला। ठीक है। तो आपको पता है कि हम कंस्ट्रक्टर के अंदर दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं। तो इसने अपने पहली स्टेटमेंट जो लाइन नंबर 13 में लिखी हुई है, वो ये लिखी हुई है जी कि कंस्ट्रक्टर विद सिंगल जो पैरामीटर है वो वाला कॉल कर लो, यानी कि लाइन नंबर 17 पे जो कंस्ट्रक्टर मौजूद है वो कॉल कर लो। ठीक है। और उसके आगे उसने प्रिंट एलन लिखा हुआ है। और एक और क्लास है एम्प्लॉई, सॉरी फैकल्टी। तो फैकल्टी जो है वो एक्सटेंड कर रही है एम्प्लॉई से, तो इसका मतलब क्या है कि फैकल्टी की पेरेंट एम्प्लॉई, एम्प्लॉई की पेरेंट पर्सन। ठीक है। और उसमें यहाँ पर हमारा मेन प्रोग्राम है, तो हमारा मेन
प्रोग्राम के अंदर क्या है जी, एक फैकल्टी का ऑब्जेक्ट बन रहा है। फैकल्टी का ऑब्जेक्ट बनने का मतलब क्या है कि फैकल्टी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, ये है फैकल्टी का कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और उसमें लिखा हुआ है नंबर 4। तो अब क्या प्रिंट होगा, यानी कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो देखें, मेन चलेगा, सबसे पहले लाइन नंबर 3 चलेगी। फैकल्टी का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, फैकल्टी का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो फैकल्टी के कंस्ट्रक्टर पर आ जाएगा। लेकिन हमने कहा कि फैकल्टी का कंस्ट्रक्टर जब कॉल होता है तो सबसे पहले उसके पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। ठीक है, तो लिहाजा फैकल्टी के लाइन नंबर 7 में लिखा हुआ है ना नंबर 4, ये नहीं प्रिंट होगा, बल्कि उसके पेरेंट का कंस्ट्रक्टर एट लाइन नंबर 12 कॉल हो जाएगा, क्योंकि एम्प्टी पैरामीटर वाला कॉल होगा ना। ठीक है, लाइन नंबर 12 के ऊपर, लाइन नंबर 12 पे देखें आप, तो लिखा हुआ है, क्या कहते हैं, सॉरी, लाइन नंबर 12 पे देखें तो वो कंस्ट्रक्टर है, लेकिन वो एम्प्लॉई का कंस्ट्रक्टर है, लेकिन अभी एम्प्लॉई का भी एक पेरेंट मौजूद है, पर्सन। ठीक है, तो वो लाइन नंबर 13 को एग्जीक्यूट करने से पहले पर्सन का कंस्ट्रक्टर कॉल कर देगा। तो पर्सन का कंस्ट्रक्टर जो है वो लाइन नंबर 23 पर है। तो लाइन नंबर 23 पर आएगा, पर्सन जो है वो, उसका कोई वो नहीं है, पेरेंट नहीं है अभी अपेरेंटली। ठीक है, तो अगर चूंकि उसका पेरेंट नहीं है तो लिहाजा वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, तो लाइन नंबर 24 पर आएगा और नंबर 1 प्रिंट होगा पहले। ठीक है, ये नंबर 1 प्रिंट होगा तो ख़त्म हो गया ये। जब ख़त्म हो गया तो लाइन नंबर 12 पर दोबारा आ जाएगा। तो लाइन नंबर 12 पर जब आएगा तो लाइन नंबर 13 प्रिंट होगा। लाइन नंबर 13 जो है वो एक बेसिकली कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, दूसरे कंस्ट्रक्टर को, लेकिन इन एनी केस वो पैरामीटर वाले, और लाइन नंबर 18 पर आ रहा है। लाइन नंबर 18 जो है वो मैसेज प्रिंट करेगा, जिस जो होगा नंबर 2। ठीक है ना, ये एक पैरामीटर के तौर पर सेकंड कंस्ट्रक्टर को जा रहा है, और सेकंड कंस्ट्रक्टर जो है वो लाइन नंबर 18 के ऊपर इसको प्रिंट कर रहा है। उसके बाद जब वो प्रिंट हो जाएगा तो लाइन नंबर 13 के बाद 14 आएगा, नंबर 3 प्रिंट करेगा। फिर वापस आएगा तो लाइन नंबर 7 पर आकर नंबर 4 प्रिंट करेगा। तो ये इस तरतीब से ही प्रिंट होगा, 1 2 3 4, यानी कि नीचे से ऊपर। मेक्स सेंस। सिंपल लफ्ज़ों में, सादा लफ्ज़ों में क्या चीज़ है कि जब भी अगर आप एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं करेंगे तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, अगर एक्सप्लिसिटली कॉल कर दें तो फिर वो वाला कंस्ट्रक्टर। लेकिन एक रूल याद रखना है कि कंस्ट्रक्टर हमेशा पहली लाइन के ऊपर ही कॉल होगा, अपने पेरेंट का कंस्ट्रक्टर। यानी कि ये नहीं हो सकता है कि मैं अपने यहाँ पर 2 4 लाइनें एग्जीक्यूट करने के बाद कहूँ कि चल भाई सुपर, सुपर का कंस्ट्रक्टर कॉल कर दे, नहीं, ये नहीं हो सकता। वो हमेशा पहली लाइन के तौर पर ही होगा। आप चाहें तो एम्प्टी कॉल करें, चाहे तो पैरामीटर वाला कॉल करें, लेकिन एज ए पहली लाइन, दैट्स इट, कोई और ऑप्शन नहीं। ठीक है, अगर तो कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं आगे चलता हूँ। हमने कहा कि भाई अगर एक पेरेंट के अंदर एक वो है, कोई फीचर है, वो चाइल्ड के अंदर जो है वो फीचर चला जाता है, यानी कि अगर बिहेवियर को इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है, एक मेथड फंक्शन को इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है पेरेंट के अंदर, तो वो चाइल्ड के अंदर चाइल्ड को मिल जाता है। हमने कहा कि जी पहले कोई एरिया है या कलर है या जो भी इस तरह की हमने एग्जांपल देखी कि वो अगर पेरेंट में शेप के अंदर डिफाइंड है तो वो क्या कहते हैं, रेक्टेंगल में या सर्कल में उधर पर भी इस्तेमाल, यानी कि वो अवेलेबल होगा। ठीक है, अ, इस चीज़ को कि जी फीचर या फंक्शंस या मेथड्स जो हैं वो चाइल्ड में जाते हैं, इसी चीज़ को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है ना, पेरेंट से जब चाइल्ड में पहुंचते हैं तो हम उसको इनहेरिटेंस कहते हैं। एक चीज़ होती थी मेथड्स ओवरलोडिंग, हमने पढ़ा है, हमें याद है। हम ओवरलोड कैसे करते थे, अगर हम एक मेथड का सिबलिंग बना दें जो कि नाम उसका सेम हो लेकिन पैरामीटर वगैरह में कुछ डिफरेंस हो, तो हम कहते थे हमने ओवरलोड कर दिया। अगर एक इंटीजर पैरामीटर ले रहे हैं हमने उसको डबल पास कर दिया तो वो ओवरलोडिंग हो गई। इंटीजर ले रहे हैं हमने उसको स्ट्रिंग, नए वाले मेथड को हमने स्ट्रिंग पास कर दी तो ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि उसकी कॉपी बना के उसमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंस डाल दिया। लेकिन इनहेरिटेंस में जब फीचर आते हैं पेरेंट से चाइल्ड के पास, तो अगर हमने उस फीचर को किसी भी वजह से मॉडिफाई करना है तो इसको हम ओवरराइडिंग कहते हैं।
ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ को याद जाना, ओवरराइड कर देना। ठीक है। अ, इसको इन अनदर वर्ड्स हम सिंपली री इम्प्लीमेंटिंग अ मेथड भी कह सकते हैं कि भाई तुमने कहा था कि ऐसे कलर कंप्यूट करना है या ऐसे फलां चीज़ कंप्यूट करनी है या ऐसे डेटा करना है, मेरे पेरेंट का ये फार्मूला होता है, लेकिन मैं उसको चेंज करके ऐसे कर रहा हूँ। अगर आप री इम्प्लीमेंट कर दें किसी फंक्शन को, किसी बिहेवियर को, तो हम क्या कहते हैं इस चीज़ को? ओवर राइडिंग। ठीक है। ओवर राइडिंग मेथड मस्ट बी आइडेंटिकल टू वन इन पेरेंट। यानी कि ये नहीं हो सकता कि आप पेरेंट के पास एक मेथड है, आप एक चाइल्ड में एक मेथड बनाए जो कि थोड़ा सा डिफरेंट हो, और आप उस डिफरेंट को कहें कि ओवर राइडिंग। डिफरेंट को डिफरेंट तो फिर वो ओवरलोडिंग हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर मेथड डिफरेंट है, थोड़ा सा भी डिफरेंट है, तो फिर वो ओवरलोडिंग है। हम बात कर रहे हैं उसकी नई इम्प्लीमेंटेशन, पहले कुछ और लॉजिक इम्प्लीमेंट थी, अब कुछ और हो जाए। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ओवर राइडिंग। इसमें जो डिफरेंस है पेरेंट में और चाइल्ड में, वो सिर्फ एक हो सकता है, वो ये है रिटर्न टाइप का। ठीक है। और रिटर्न टाइप का भी कोई डिफरेंस नहीं होता, हमें पता है कि वो मोर स्पेसिफिक लिखा हुआ है ना, डिफरेंस नहीं होता कि यानी कि ये हो सकता है कि जी यहाँ पर पेरेंट है तो यहाँ पर चाइल्ड हो। चाइल्ड भी तो इज़ अ पेरेंट, हमें ये तो इज़ अ रिलेशनशिप है ना। यानी कि अगर फ़र्ज़ किया यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा शेप, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल इज़ ऑल्सो अ शेप। तो प्रैक्टिकली चेंज नहीं होता कुछ भी। ओवरराइडिंग में सिग्नेचर हमेशा सेम होता है, सिर्फ हम ये कहते हैं कि भाई हम जो है ना वो जेनेरिक टाइप जो है, यानी कि शेप की, वो नहीं तुम्हें रिटर्न करेंगे, बल्कि हम रेक्टेंगल रिटर्न करेंगे। अगरचे रेक्टेंगल इज ऑलवेज अ शेप, तो लिहाजा कॉन्ट्रैक्ट चेंज नहीं हो रहा। ठीक है। तो चूंकि कॉन्ट्रैक्ट चेंज नहीं हो रहा, तो हम इसको यूं कह सकते हैं कि इसमें कुछ भी डिफरेंट, मेथड की जो सिग्नेचर है उसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं होता, सब कुछ सेम होता है। ठीक है। जब सब कुछ सेम होता है और फिर भी इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट होती है, तो हम उसको कहते हैं ये ओवरराइड हो गया मेथड। ठीक है। अब ओवरराइड कौन से फंक्शन हो सकते हैं? ओवरराइड वही फंक्शन होंगे जो कि एक्सेसिबल हो। मतलब अगर प्राइवेट मेथड पेरेंट के अंदर है, प्राइवेट मेथड आपको एक्सेसिबल ही नहीं है, तो आप उसको ओवरराइड भी नहीं कर सकते। ठीक है। इसी तरह स्टैटिक मेथड जो है, वो पेरेंट के पास होता है। अ, वो कंपाइल टाइम पे आपके पास नहीं होता, रन रन टाइम पे, क्योंकि डिसाइड होता है। तो स्टैटिक मेथड को अगर आपने री इम्प्लीमेंट कर दिया, तो प्रैक्टिकली वो इस क्लास का ही मेथड है, चाइल्ड का ही मेथड है वो। ठीक है। तो पेरेंट का मेथड नहीं है, तो वो भी, उसको भी हम ओवरराइड कैन नहीं करते या नहीं कह सकते। अगर आपने चाइल्ड के अंदर कोई मेथड ओवरराइड किया है, अभी हम एग्जांपल भी देखते हैं। अगर आपने चाइल्ड के अंदर कोई मेथड ओवरराइड किया है, लेकिन आपने किसी खास कंडीशन के वक्त पेरेंट का मेथड कॉल करना है कि हाँ भाई मेरे पास है मेथड, ये ओवरराइड मैंने किया है, लेकिन मैंने ये वाला नहीं वो वाला कॉल करना है, तो फिर सुपर यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि पॉइंट कर सकें कि भाई ये पेरेंट वाला ये मेथड कॉल कर लो मेरे। ठीक है, मेरे वाला ना कॉल कर लो। एग्जाम्पल देख लें, बड़ी सिंपल एग्जाम्पल है बर्ड। ठीक है। तो बर्ड के अंदर एक फ्लाई का फर्ज किया मेथड है। क्यों? क्योंकि बर्ड जो है हमेशा फ्लाई करते हैं। तो फर्ज कर लेते हैं बर्ड के अंदर एक फ्लाई का मेथड है, और एम मीटर जो है वो इतने मीटर फ्लाई करना है, ये फर्ज किया बिहेवियर है उसका। तो सारे बर्ड्स जो हैं, वो उनको कुछ इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, दे कैन फ्लाई, दे कैन टेक द मीटर एम, दे कैन डू व्हाट बर्ड इज स्पेसिफाइंग। लेकिन एक डक जो है, बत्तख, या ऑस्ट्रिच कह लो, पहले ऑस्ट्रिच को देख लेते हैं, शुतुरमुर्ग जो है। ठीक है। अब शुतुरमुर्ग भी बर्ड है, लेकिन उड़ नहीं सकता। ठीक है। तो शुतुरमुर्ग क्या करेगा? फ्लाई इंट एम जो है उसका, बर्ड का, उसको री इम्प्लीमेंट कर देगा, कह देगा कैन नॉट फ्लाई, कांट फ्लाई। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि रन टाइम के ऊपर अगर फंस गया शुतुरमुर्ग के ऑब्जेक्ट को हम कह रहे हैं कि फ्लाई, तो हमें फॉरन एरर आ जाएगा कि नो, दिस दिस बर्ड कांट फ्लाई, हालांकि नॉर्मल बर्ड ऑलवेज फ्लाई। तो हमने क्या किया? हमने ये किया कि जो फ्लाई का मेथड मौजूद था पेरेंट के अंदर, हमने चाइल्ड के अंदर उसको ओवरराइड कर दिया। ओवरराइड कर दिया का मतलब यह है कि री इम्प्लीमेंट कर दिया। री इम्प्लीमेंट करके हमने कह दिया है कि भाई वो उड़ नहीं सकता। फर्ज किया ऐसा यहाँ पर कोई होता
कि जी वो उससे 1 मीटर नहीं उड़ा जाता, उससे छोटा सा उड़ा जाता, या सॉरी कोई बहुत ही तेज़ वाला होता, तो ये ज़रूरी नहीं है इम्प्लीमेंटेशन नई वाली क्या है, यानी कि वो कांट फ्लाई है या वट कुछ और है, कोई भी नई इम्प्लीमेंटेशन बहरहाल होनी है। ठीक है, तो यहाँ हमने नई इम्प्लीमेंटेशन कर दी। अब डक के केस में देखें, डक भी कभी थोड़ा सा बहुत शुतुरमुर्ग वाला ही मसला है कि बहुत ज़्यादा उड़ नहीं सकती, लेकिन उड़ भी सकती है। अगर आप उसको कहोगे 40-50 गज मीटर उड़ जाए, उसको डराओगे या उसको कोई मज़ा आ रहा होगा, स्प्रिंग का मौसम है वटेवर जो भी एंजॉय कर रही है, तो वो 10-50 मीटर 100 मीटर उड़ती भी है, बल्कि इससे ज़्यादा उड़ जाती है। ठीक है, उड़ेगी, हाइट उसकी ज़्यादा नहीं होगी, दूर भी ज़्यादा नहीं जाएगी, लेकिन उड़ जाती है। ठीक है, तो फ़र्ज़ कर लेते हैं ऐसे ही हमारे पास रूल है कि जी 10, ये डक ऐसी है कि 10 मीटर तक फ्लाई कर लेती है। तो हम फ्लाई का मेथड यहाँ पर ओवरराइड कर सकते हैं डक जो है, डक की क्लास में, कि इफ़ जो डिस्टेंस है इज़ ग्रेटर देन 10, तो वो मैसेज कर देगी कैन नॉट फ्लाई। ठीक है, एल्स सुपर डॉट फ्लाई, यानी कि जैसे सुपर में फ्लाई होता है, उधर पहले से इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है फ्लाई, तो जाओ वो उसको इस्तेमाल कर लो फ्लाई, फिर बर्ड। अगर तो 10 से कम मीटर है तो ठीक है, वो फ्लाई कर सकती है, और उसको दोबारा इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सुपर डॉट फ्लाई, सुपर को कॉल करके उसका फ्लाई का मेथड कॉल कर लिया उसने। ठीक है, सुपर इस्तेमाल करके हमने पिछले उसमें पढ़ा था ना कि हम कंस्ट्रक्टर और मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर तो हम हमेशा कंस्ट्रक्टर की चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन में कॉल कर सकते हैं, लेकिन मेथड जो है वो कभी भी कॉल कर सकते हैं जैसे नॉर्मली मेथड्स कॉल करते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, बर्ड के अंदर जो फ्लाई का मेथड था उसको हमने ओवरराइड किया, डक और ऑस्ट्रिच के अंदर हमने पैरट में और पिजन में और ईगल में और जितने भी मर्जी और परिंदे थे, हमें उसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, वहाँ हमने कुछ भी नहीं किया। लेकिन डक और ऑस्ट्रिच के केस में हमने क्या किया, हमने उसको री इम्प्लीमेंट कर दिया। ऑस्ट्रिच के केस में हमने री इम्प्लीमेंट किया कि भाई ये तो भाई उड़ने से कासिर है। जबकि बत्तख के केस में हमने क्या किया कि जी अगर तो 10 मीटर से कम की बात करते हो तो ओके, जैसे परिंदे उड़ते हैं मैं भी उड़ सकती हूँ, लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो भाई कांट फ्लाई। ठीक है, मज़े का कॉन्सेप्ट है। तो आगे चलते हैं। अ, हमने ब्रीफली एक आध दफ़ा जिक्र किया है, जावा के अंदर जो है सारी क्लास जो है वो एक हायरार्की में होती है। ठीक है, यानी कि जितनी भी जावा की क्लासें हैं वो सारी की सारी एक हायरार्की में है। हमेशा उनका कोई ना कोई पेरेंट होता है। ठीक है, हमेशा। ये नहीं हो सकता कि उसका जावा की में आप क्लास लिखें और उसका कोई पेरेंट ना हो। अगर आप नहीं लिखते, जैसे कि हमने पिछली जो एग्जांपल थी यहाँ पर, इसमें पर्सन का कोई पेरेंट नहीं है। फैकल्टी का पेरेंट एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई का पेरेंट पर्सन है, पर्सन का कोई पेरेंट नहीं है। तो जिसका कोई पेरेंट नहीं होता उसका बाय डिफ़ॉल्ट जावा के अंदर एक क्लास है, उसका नाम है ऑब्जेक्ट। तो वो ऑब्जेक्ट उसका पेरेंट होता है। ठीक है, अगर हम नहीं कुछ लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट उसका पेरेंट होगा, अगरचे उसका पेरेंट बहुत ही कम फंक्शनैलिटी उसके अंदर होती है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर इस केस में वो उसका जो, अगर आप डिफ़ॉल्ट पर्सन जब कॉल होगा तो पर्सन की पहली लाइन से पहले पहले ऑब्जेक्ट का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और ऑब्जेक्ट का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं करता बेसिकली, तो लिहाजा कुछ होगा भी नहीं। लेकिन जो बात है असल समझने की, वो ये है कि जी बहरहाल ऑब्जेक्ट क्लास है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट क्लास से सारे जो है सारी क्लासें जो है वो इनहेरिट होती हैं। ठीक है, अ, अब ऑब्जेक्ट क्लास, मेरे ख्याल में हमने बहुत पहले उस क्लास को देखा था, अभी मुझे इस स्लाइड में उसकी पिक्चर दोबारा रख लेनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल आप जावा ऑब्जेक्ट सिर्फ दो लफ्ज़ भी लिखेंगे तो मेरे ख्याल में वो क्लास आपको मिल जाएगी गूगल के ऊपर। तो उसके अंदर आप जाएंगे तो उसके अंदर काफ़ी सारे मेथड्स हैं। उसमें से एक मेथड आज हमने अपने लैब में भी यूज़ किया, इक्वल्स का। ठीक है, खैर वो एग्जैक्टली उसका नहीं यूज़ किया था, इक्वल्स। ठीक है, इक्वल्स का मेथड यूज़ किया था, दूसरा ये टू स्ट्रिंग है ऊपर। तो प्रैक्टिकली ये दो, खैर इसके अलावा भी हैं, क्लोन है, हैश कोड है और काफ़ी सारे मेथड और हैं। ठीक है,
लेकिन बहरहाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दो हैं, टू इक्वल, टू स्ट्रिंग और इक्वल्स। इंपॉर्टेंट मीन जो कि रिलेटिवली ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं। ठीक है। तो अब चूंकि उनके अंदर ये मेथड है पेरेंट के अंदर, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर, तो अब जितनी भी क्लासें हैं जावा के अंदर वो सारी की सारी चूंकि ऑब्जेक्ट से इनहेरिट हो रही हैं। अगर वो किसी से नहीं इनहेरिट हो रही तो ऑब्जेक्ट से इनहेरिट हो रही हैं। ठीक है ना। तो लिहाजा अभी जो मैं कह रहा था कि हम अगर हम क्लासों की एक हायरार्की बनाएं, जैसे ये वाली हायरार्की है पर्सन एम्प्लॉय फैकल्टी, ठीक है, जैसी मर्जी हम हायरार्की बना लें अपनी तरफ से, एंड में वो कोई ना कोई हमारा रूट वाला होगा। ठीक है, जैसे इस केस में पर्सन है, यानी कि जो टॉप पर है, जिसके ऊपर कोई वो नहीं है, पेरेंट नहीं हमने लिखा हुआ, तो उसका पेरेंट ऑब्जेक्ट होगा। तो लिहाजा सारी की सारी क्लासें जो है वो इवेंचुअली क्या कहते हैं, एक हायरार्की में मौजूद होंगी जिसमें टॉप पर सबसे ऊपर ऑब्जेक्ट होगा। और चूंकि ऑब्जेक्ट के अंदर टू स्ट्रिंग का मेथड है, तो हर एक के अंदर टू स्ट्रिंग का मेथड होता ही होता है, यानी कि ये जावा में आप नहीं कर सकते कि जी टू स्ट्रिंग का मेथड ना हो। ठीक है ना। अनलेस ऑफ कोर्स के जी आप इसको सॉरी कर सकते हैं, लेकिन अगर अगर आप स्पेशल कुछ ना करें तो नहीं कर सकते ये काम। ठीक है। इसको फाइनलाइज करके क्लोज कर दें किसी क्लास में तो फिर अलग बात है। ठीक है। तो ये टू स्ट्रिंग का मेथड क्या होता है? टू स्ट्रिंग का मतलब जैसे नाम से जाहिर है, टू स्ट्रिंग, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। तो जैसे मैंने ये ऊपर एग्जांपल देखें, जब हम ये एग्जांपल देखते हैं जी कि एक चाइल्ड है और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन के अंदर चाइल्ड चला गया, तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा साधा मतलब ये है कि भाई प्रिंट एल एन को तो स्ट्रिंग चाहिए और हम उसको कह रहे हैं चाइल्ड। तो चाइल्ड से पूछेगा कि डू यू हैव टू स्ट्रिंग, तो जावा क्या करेगा, इस लाइन को, इस चीज को एक्सटेंड कर देगा चाइल्ड डॉट टू स्ट्रिंग ये वाले मेथड से। ठीक है। तो अब चाइल्ड क्लास ने अगर तो टू स्ट्रिंग नहीं डिफाइन किया हुआ, ठीक है, तो फिर तो कोई मसला नहीं। फिर उसका पेरेंट 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 किसी भी पेरेंट ने नहीं किया हुआ, तो आखिरकार ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर टू स्ट्रिंग डिफाइन हुआ हुआ होगा, हुआ हुआ है। ठीक है। तो वो रिस्पॉन्स दे देगा। और वो क्या आता है, अगर आप इस तरह करके लिखें किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में और उसमें कुछ भी आपने ना डिफाइन किया हो, तो उसका काइंड ऑफ मेमोरी एड्रेस होता है कि रेफरेंस होता है, रेफरेंस होता है, रेफरेंस प्रिंट हो जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा पैकेज नेम और रेफरेंस, यानी कि ए डॉट बी डॉट सी डॉट चाइल्ड, फर्ज किया ये पीछे पैकेज नेम है, ऐड 1 2 3, इस तरह करके प्रिंट हो जाएगा। आप ये करके ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है। लेकिन अगर आपने ये वाली इम्प्लीमेंटेशन की हुई है, फर्ज कर ले चाइल्ड के अंदर ये वाली इम्प्लीमेंटेशन की हुई है, रिटर्न दिस डॉट नेम, तो इसका मतलब क्या है कि इस वाली लाइन के ऊपर चाइल्ड का नाम आउटपुट हो जाएगा, सिंपल। ठीक है। जावा विल कॉल टू स्ट्रिंग मेथड वेन एवर इट विल नीड अ स्ट्रिंग फॉर्मेट ऑफ द क्लास। ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पर इसको स्ट्रिंग चाहिए था, तो वो चाइल्ड डॉट टू स्ट्रिंग को कॉल करेगा। ठीक है। तो ये एक एग्जांपल भी है इनहेरिटेंस की भी, कि जी कैसे इनहेरिटेंस में हमारे पास टू स्ट्रिंग हर एक के पास आ जाता है। और ओवरराइडिंग की भी है कि अगर हम चाहें तो, अब मिसाल के तौर पे जो हमारे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें हमने स्कूल कोर्स को, स्टूडेंट को, टीचर की इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करने के लिए हमने प्रिंट टीचर इन्फो, प्रिंट कोर्स इन्फो, प्रिंट स्टूडेंट इन्फो का मेथड लिखा हुआ है। ठीक है। अगर हम वो चेंज कर दें और हम वहाँ पर टू स्ट्रिंग इम्प्लीमेंट कर दें उन सारों में, ठीक है, तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं कि हम टू स्ट्रिंग प्रिंट टीचर इन्फो का मेथड कॉल करने की जगह हम जस्ट सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन के अंदर टीचर लिख दें, तो वो प्रिंट हो जाएगा खुद ही, क्योंकि टू स्ट्रिंग रिटर्न करेगा वो स्ट्रिंग जो कि गेट टीचर इन्फो रिटर्न कर रहा है। देख लें ऐसे। अगर हम जो लेफ्ट साइड पे मेथड है, हम वहाँ लेफ्ट साइड, सॉरी, हमारे जो कोर्स की क्लास है उसके अंदर ये लेफ्ट साइड वाला डाल दें, अगर कि टू स्ट्रिंग इम्प्लीमेंट कर दें, और मैंने शॉर्टकट ये मारा है कि ये गेट कोर्स इन्फो, उसके अंदर से मैंने कॉल कर दिया, ताकि मैं उस कोड को कॉपी पेस्ट करने की जगह मैंने उस तरीके से कॉल कर दिया। अगर हम ये कर दें तो कोर्स इन्फो के अंदर टू स्ट्रिंग आ गया, तो लिहाजा जब हम ये चीज़ लिखेंगे,
तो ये चीज़ और इसके ऊपर वाली लाइन दोनों एक ही चीज़ प्रिंट करेंगे। अभी हमने कोड में लिखा हुआ है फिजिक्स डॉट गेट कोर्स इन्फो, और इसकी जगह अगर हम सिर्फ फिजिक्स लिखेंगे तो जावा उसका फिजिक्स डॉट टू स्ट्रिंग कॉल करेगा, और वो लेफ्ट साइड पे जो इम्प्लीमेंटेशन नज़र आ रही है। ठीक है। तो बेसिकली आपने कभी भी अगर स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्लास देनी हो तो आप टू स्ट्रिंग इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। अगर हमने इक्वालिटी देनी हो, वो शायद आगे आएगा, हम लोग उसको ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे। तो इसी तरह अगर हमने इक्वालिटी देनी हो तो हम ऑब्जेक्ट के अंदर इक्वल्स का मेथड है उसको हम री इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो वी आर डन फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।